अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइट्रेशंस। बेसिकली हम पूरे लेक्चर में एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस की बात करेंगे, लेकिन हम उससे पहले टाइट्रेशंस का जनरल आइडिया भी देखेंगे कि टाइट्रेशन एक्चुअली में होती क्या है और हम टाइट्रेशन को परफॉर्म क्यों करते हैं। क्योंकि हमें पता है हमारे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम टाइट्रेशन करते हैं, लेकिन हमें इसका बेसिक मेन पर्पस नहीं पता कि हम क्यों करते हैं। हम सिर्फ जो है ये करते हैं कि हम एंड पॉइंट देखते हैं, टाइट्रेशन करते हैं और हम बता देते हैं कि ये जो है वो इसका कलर में चेंज आ गया है, तो एंड पॉइंट आ गया और हम उसको नोट कर लेते हैं सिंपली। तो लेकिन हमें जो है वो इसकी डीप लर्निंग यानी कि हमें ये नहीं पता होता कि हम ये पूरा प्रोसेस कर क्यों रहे हैं। तो इसके लिए फिर आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले चूँकि एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि एसिड और बेस एक्चुअली में क्या होती है, और फिर जब हमें पता चल जाएगा कि एसिड और बेस क्या होती है, फिर हम टाइट्रेशंस पर मूव करेंगे कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस एक्चुअली में क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है किसी भी एसिड के दरमियान में या उसके साथ जब बेस को हम रिएक्ट करवाते हैं, किसी भी एसिड को लेंगे उसके साथ बेस का रिएक्शन करवाएंगे, तो उसके नतीजे में जो आपके पास प्रोडक्ट्स बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, वाटर बनेगा और साथ में बनता है सॉल्ट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि कोई भी एसिड या बेस मिलती है और उनके मिलने से आपके पास वाटर और सॉल्ट बनता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो ऐसा ही रिएक्शन है जिसमें कि हम लोग मतलब आप अगर कहीं पे भी एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है और उनमें जो है वो आपके पास वाटर और उसके अलावा सॉल्ट बन रहा है, तो आप सिंपली कह देंगे कि आपकी जो है वो न्यूट्रलाइजेशन हो गई है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पर आप एसिड लें HCl प्लस बेस लें NaOH। अब इनका आपस में रिएक्शन करवाएं। रिएक्शन करवाने से ये जो सोडियम है ये इस Cl के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, और ये जो एसिड है इसकी एबिलिटी क्या है कि ये H पॉजिटिव आयंस को डोनेट कर सकती है। तो इसका मतलब है कि ये जो एसिड है ये H पॉजिटिव आयंस को डोनेट करेगी, मतलब अपना ये H जो है वो डोनेट कर देगी और किसको दे देगी, सोडियम को। सोडियम का जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसको दे देगी। तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोक्सिल आयन इस हाइड्रोजन को ले लेगा और जो क्लोरीन है या क्लोराइड आयन है ये सोडियम के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट्स कौन सी आएंगी, NaCl प्लस H2O। देखिए इस रिएक्शन में क्या बना है, एक सॉल्ट बना है और सेकंड पे वाटर बना है। तो ये आपका एसिड और बेस ने रिएक्शन किया, उसके रिजल्ट में आपके पास क्या आया, सॉल्ट और उसके अलावा वाटर। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं उनके दरमियान में जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये जो मैंने नीचे रिएक्शन लिखा है ये सिंपली ऊपर वाले रिएक्शन जैसा ही है। ये H पॉजिटिव कहाँ से आया होगा, ये H पॉजिटिव किसी ना किसी एसिड से आया होगा। जैसे मैंने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया कि HCl में से जो आपका मतलब ये जो एसिड है HCl इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो वो प्रोटॉन मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा था। इसी तरह ये जो OH आयन है ये कहाँ से आया, ये यकीनन बेस से आया होगा। तो इसका मतलब है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे OH आयन को ही लिखा था, और इसका मतलब है कि यहाँ पर इन दोनों के मिलने से वाटर बनेगा, और मैंने एक सिंपल सा रिएक्शन लिखा था। लेकिन फिर मैंने आपको डिटेल में इस रिएक्शन के बारे में बताया कि ये जो H पॉजिटिव आयन है और ये OH नेगेटिव आयन है ये एक्चुअली में कहाँ से आया, ठीक है। तो ये आपके पास एक बेसिक सी डेफिनेशन हो जाती है कि एसिड और बेस के रिएक्शन करने से हमारे पास किस तरह का रिएक्शन होता है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एसिड और बेसिस की टाइप्स किस किस तरह की हो सकती हैं। मतलब कि आपने सुना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। तो एक्चुअली में ये होते क्या हैं, मतलब कि हमने कह दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका क्या मतलब है, हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा एसिड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं वीक एसिड, तो फिर वो कौन सा एसिड है जो वीक होगा, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी कि हम उसको वीक एसिड कह रहे हैं। अच्छा, एसिड की अगर हम बात करें, उसकी थ्योरीज देखें, तो सबसे पहली जो थ्योरी थी आर्हेनियस की थ्योरी, उसमें वो यही कहता है कि कोई भी ऐसी स्पीशी जो कि H पॉजिटिव आयन देती है, जो स्पीशी H पॉजिटिव आयन देती है, जब उसको पानी में डाला जाता है तो हम कहते हैं कि ये आपके पास जो है वो एसिड है।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ऐसा एसिड जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर हमें क्या देता है, H पॉजिटिव आयन देता है, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिसोसिएट कम्प्लीटली टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, देखिए अब ये जो आपका रिएक्शन सामने शो हो रहा है, यहाँ पे HCl ये एसिड है और वाटर आपके पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, या आप कह लें कि ये एम्फोटेरिक है, और अगर इसके सामने कोई एसिड रखा जाएगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर इसके सामने कोई बेस रखा जाएगा तो ये एसिड के तौर पर बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब देखें हम वाटर का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, एसिड के साथ करवा रहे हैं, तो फिर ये जो है वो बेस के तौर पर बिहेव करेगा। और बेस की एबिलिटी क्या होती है कि ये उसी जो एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बेस के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एसिड से आए हुए प्रोटॉन को ले लेता है। ठीक है, अब जो वाटर है इसमें हमें पता है कि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रोटॉन के, जब यहाँ से ये प्रोटॉन एसिड से निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में निकलेगा। ये H पॉजिटिव आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको कौन अट्रैक्ट कर लेगा, इसको ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं ये इसको अट्रैक्ट करेंगे और इसके बाद इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। देखें ये पूरा का पूरा लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट किया गया है वाटर की तरफ से, जिसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है, और इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो है वो इस हाइड्रोनियम आयन पे, देखें ये पहले H2O था, उसके बाद ये H3O बन गया, एक ये प्रोटॉन भी इसमें ऐड हो गया, और वो ऐड किस तरह से हुआ है, वो आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाकर ऐड हुआ है इसमें। अब हमने पढ़ा भी हुआ है कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं उनके ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जो अपने जो वो वाला आइटम उस मॉलिक्यूल में वो वाला आइटम जो कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उस प्रोटॉन को, इसका मतलब है कि वो आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और उसी एटम के ऊपर जो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है या लोन पेयर दे रहा है, इसका मतलब है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसी तरह ये जो आयन आपके पास बना है ये हाइड्रोनियम आयन है। क्यों हाइड्रोनियम आयन, मतलब इसको हमने हाइड्रोनियम आयन क्यों कहा है, क्योंकि ये वाटर से आपके इस वाटर ने अपने लोन पेयर को यूज़ करते हुए इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, और ये प्रोटॉन कहाँ से आया, ये एसिड से आया है, और बेस जो है वो इसने बेस वाटर है, वाटर ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इसके नतीजे में आप कह सकते हैं कि आपके पास हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ये इस फॉर्म में नहीं रहता, ये वाटर के साथ फ़ौरन से कोऑर्डिनेट कोवलेंट या फिर आपकी बेस के साथ फ़ौरन से बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड बनाकर जो है वो, अगर वाटर है बेस तो फिर वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में उस सॉल्यूशन में रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है, जितने भी एटम्स थे, सॉरी जितने भी मॉलिक्यूल्स थे HCl के, वो सारे के सारे डिसोसिएट हो गए हैं H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन्स में, और जो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयन्स में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वीक एसिड की, तो वीक एसिड जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपके पास ऐसा एसिड जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, बहुत कम इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट होंगे, वो अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट करेंगे, बाकी जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहेंगे। तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं कि ये आपके पास किस तरह का है, वीक एसिड है। इसी तरह इस एसिड को जिस तरह से हमने डिफाइन किया है, इसी तरह हम बेस को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, और किस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात की जाए तो ऐसी बेस जो पानी में डालने पर हमें OH आयंस देती है, इसका मतलब है वो कम्प्लीटली अपने जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने डाले हैं वो सारे टूट जाएंगे और हमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मतलब OH आयंस दे देंगे, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसी बेस जो कि डिसोसिएट हो जाती है कम्प्लीटली इन एक्वा सॉल्यूशन, तो डिसोसिएट होने के बाद हमें हाइड्रोक्साइड आयंस दे देती है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस आ जाती है। इसी तरह अगर हम वीक बेस की बात करें तो वीक बेस में क्या आ जाता है कि ऐसी बेस जो कि ईजिली डिसोसिएट नहीं होती या कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होती, उसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स तो डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन कम्प्लीटली वो डिसोसिएट जितना भी हमने डाला है ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा डिसोसिएट हो। तो ऐसी बेस जिसमें कि जो कम्प्लीटली डिसोसिएट ना हो पाए उसको हम कह देते हैं कि वो आपके पास वीक बेस है।
यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स शो हो रही हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उसके अलावा वीक एसिड और वीक बेस की एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर शो करवाई है, जिसमें ये देखें कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और उसके अलावा नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अब आप बता सकते हैं, मैंने आपको भी डिफाइन किया है कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड किनको कहते हैं, ऐसे एसिड जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये आपके पास जो ऊपर वाले एसिड हैं ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं और हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं जब इनको पानी में डाला जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम वीक एसिड्स की बात करें तो ये आपके पास आ जाते हैं एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और उसके अलावा हमारे पास ये ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे के सारे वीक एसिड हैं जो कि ईजिली डिसोसिएट नहीं होते हैं, आप कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें बेसिस की, तो बेसिस में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी हो सकती हैं, उनकी एग्जांपल कौन सी हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, मतलब कि जब इनका हम सोल्यूशन बनाते हैं तो ये हमें कम्प्लीटली जो है वो आयंस में अपने डिसोसिएट हो जाती हैं और हमारे पास जो है वो एक सोल्यूशन बनता है जिसमें आपके पास बहुत से हाइड्रोक्सिल आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वीक बेस की बात करें तो वीक बेसिस ऐसी बेसिस होती हैं जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होती और हमें ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस नहीं देती, तो इसका मतलब है कि आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाता है। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट एसिड और बेस के बारे में। ये कॉन्सेप्ट आपने 9th में भी पढ़ा होगा, उसके अलावा सेकंड ईयर में भी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, मतलब कि आप जब से साइंस केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको हम जो ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम, क्योंकि ये भी आपके एसिड बेस से जुड़ा हुआ है। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। हमने अभी ऊपर बात की कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होती हैं और वीक एसिड और वीक बेसिस क्या होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस की। जो कॉन्जुगेट एसिड होते हैं सबसे पहले उनको देख लेते हैं। देखिए ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में ये HA, कोई भी जनरल आपके पास एसिड है HA, उसमें हमने जो वाटर को उसमें मिक्स किया तो क्या हुआ कि आप जब वाटर डाला उसमें या एसिड को हमने वाटर में डाला तो क्या हुआ कि एसिड जो आपका वाटर है वो किस तरह बिहेव करने लग गया, बेस के तौर पर बिहेव करने लग गया। मैंने आपको अभी बताया था कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक नेचर रखता है। एम्फोटेरिक नेचर का क्या मतलब है कि वो एसिड के तौर पर भी बिहेव कर सकता है, उसके अलावा बेस के तौर पर भी बिहेव कर सकता है। तो अब यहाँ पर मैंने एसिड जब डाला है पानी में तो पानी यहाँ पर बेस के तौर पर बिहेव करेगा और एसिड अपना H पॉजिटिव आयन दे देगा इस पानी को, वाटर के मॉलिक्यूल को अपना H पॉजिटिव आयन देगा और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनेगा। अभी जो हाइड्रोनियम आयन बना है इसी के साथ एक एनाइन भी तो बना है, ये वाला, ठीक है। इसको हमने यहाँ शो करवाया है A नेगेटिव, तो इसी को हम कह देते हैं। अब देखें बेस क्या होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है और वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को यूज़ कर सकती है ताकि एसिड से अपना मतलब एसिड से प्रोटॉन ले सके। तो अब जो आपके पास ये स्पीशी बनी है ये किससे आई है, ये इस एसिड से आई है, तो इसको हम कहेंगे कि ये कॉन्जुगेट बेस है इस एसिड की, ठीक है। और ये जो बेस बनी है इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जो है अब वो यूज़ कर सकती है किसी भी एसिड को अपनी तरफ या उसके प्रोटॉन को मतलब लेने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका जो एसिड है उससे बनने वाली स्पीशी कॉन्जुगेट बेस होती है, क्योंकि ये आपकी बेस के तौर पर बिहेव कर सकती है। इसी तरह अगर हम बेस की बात करें तो बेस में क्या होता है कि ये सपोज़ करें ये बेस है, कोई भी बेस आप ले लें और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को यूज़ करते हुए किसी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। और वो प्रोटॉन कौन देगा, ये वाटर जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। देखें इसमें मैंने आपको फिर से वही बात बता रही हूँ कि जो वाटर है वो एक एम्फोटेरिक नेचर रखता है और उसका क्या मतलब है कि अगर इसके सामने एसिड रखा जाएगा तो ये बेस के तौर पर बिहेव करेगा, अगर बेस रखी जाएगी तो एसिड के तौर पर बिहेव करेगा। अब यहाँ हमने बेस रखी है इसके सामने, तो इसका मतलब है कि ये जो वाटर है ये एसिड के तौर पर बिहेव करेगा और एसिड की एबिलिटी क्या होती है कि वो अपने प्रोटॉन को डोनेट करती है। अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा और उसके अलावा जो है वो इसको प्रोवाइड कर देगा, तो आपके पास जो है वो ये आपका एक एसिड बन गया। इसमें H पॉजिटिव आयन आ गया है ना, इसका मतलब है कि ये आपको ये जो है वो अपना H पॉजिटिव आयन दे भी सकती है। तो ये आपकी आया कहाँ से है, बेस से आया है और ये इसका बना क्या है, एसिड बना है। तो जो एसिड बनता है बेस से उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड
और इसके अलावा ये जो OH आइन है ये हमें पता है ये वाटर से आया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा सिंपल सा एसिड, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का, कि हर एसिड के पास कॉन्जुगेट बेस होता है और जो आपके पास जब भी कोई बेस भी रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में आपके पास कॉन्जुगेट एसिड बनता है, ठीक है। अब तक हमने बात की बेसिक जो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स थे उनके बारे में। अब हम चलते हैं टाइट्रेशन की तरफ और देखते हैं कि टाइट्रेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है, या इसको हम परफॉर्म क्यों करते हैं। तो टाइट्रेशन के लिए यहाँ सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है और इस डायग्राम में हमें पता है ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला अपरेटस, इसको कहते हैं ब्यूरेट। और ये आपके पास इसके ऊपर जो है वो नंबरिंग लगी होती है, मतलब इसको कहते हैं ग्रेजुएटेड। तो ये इस पर हम जो है वो मैयर करते हैं, इससे जाहिर सी बात है अपने जो भी हमने टाइट्रेंट डाला होता है तो इस वजह से हमने इसको ग्रेजुएटेड किया होता है, ठीक है। और मतलब कि छोटे से छोटे जो वॉल्यूम है उसको भी ये ईजीली हमें मैयर करके बता सकती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये नीचे की तरफ आपकी फ्लास्क बनी हुई है, इसको कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। और इसके अलावा जो है यहाँ से ये जब हम यहाँ से टैप को ओपन करते हैं तो जो आपका यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिया होता है वो नीचे की तरफ इस कॉनिकल फ्लास्क में गिरता है। ये तो होगी इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल की। तो इसमें होता क्या है कि जो टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी आपके पास सॉल्यूशन होता है उसकी अननोन कंसंट्रेशन, मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता कि वो कितने उसकी मोलैरिटी कितनी है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम टाइट्रेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं और उस अननोन जो सोल्यूशन है उसकी अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि हम टाइट्रेशन परफॉर्म क्यों करते हैं तो आप यही बताएंगे कि हम सैंपल की या एनालाइट की अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए टाइट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि एक सॉल्यूशन लेते हैं हम इस ब्यूरेट में और उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमें पता होती है और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं टाइट्रेंट, ठीक है। और मतलब इस सॉल्यूशन का हमारे एनालाइट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इसके ज़रिए हम परफॉर्म करके सारा का सारा एक्सपेरिमेंट एनालाइट की कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं। जो हमने यहाँ ब्यूरेट में सोल्यूशन लिया है ये आपका टाइट्रेंट है और इसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन का नाम भी देते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसकी की कंसंट्रेशन नाउन हो, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो हमने सोल्यूशन रखा है उसकी कंसंट्रेशन हमें पता है तो इसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन का नाम देंगे, ठीक है। इसी तरह जो फ्लास्क है कॉनिकल फ्लास्क, इसमें कौन सा सोल्यूशन रखा जाता है, इसमें वो सोल्यूशन रखा जाता है जिसकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी होती है, उसको हम इस फ्लास्क में रखते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, मैंने आपको एसिड और बेसिस का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसका मकसद यही था ताकि आपको टाइट्रेशन ईज़िली समझ आ जाए। अब सपोज़ करें आपका जो ब्यूरेट है उसमें हम कौन सी चीज़ ले रहे हैं, उसमें हम एसिड ले रहे हैं या सपोज़ करें आप बेस ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपने इसमें बेस डाला ये पूरी की पूरी आपने फिल कर दी बेस के साथ और उस बेस की कंसंट्रेशन हमें पता है। और इसमें जो कॉनिकल फ्लास्क है इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने एसिड डाला जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे कि ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इस बेस को इस एसिड में डालना शुरू करेंगे और जैसे ही एसिड यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ पर आकर इस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एक एक ड्रॉप हम जो है वो यहाँ पर छोटे छोटे ड्रॉप्स हम जो है वो यहाँ पर डालते रहेंगे, ठीक है। टैप को हम बहुत थोड़ा सा ओपन करेंगे और अलाउ करेंगे कि जो ऊपर वाला सोल्यूशन है जो हमें जिसकी कंसंट्रेशन नाउन है वो नीचे की तरफ आए और एसिड के साथ रिएक्ट करे। याद रखें एसिड ऐसा सोल्यूशन है जहाँ जो आप कॉनिकल फ्लास्क में कोई भी सोल्यूशन, वो एसिड का सोल्यूशन हो सकता है, वो बेस का सोल्यूशन हो सकता है, आप दोनों को ले सकते हैं। जिसकी भी कंसंट्रेशन आपने फाइंड करनी है उसको आप यहाँ पर रखेंगे। अब जैसे ही जो है वो ऊपर से ब्यूरेट से सोल्यूशन आएगा और नीचे एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के नतीजे में क्या होगा कि एसिड बेस रिएक्शन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जहाँ पर भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और आपके पास सॉल्ट और वाटर बनेगा। अभी बेस ऊपर से आया है और एसिड को उसने न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया है और एक पॉइंट आएगा कि कम्प्लीटली आपका जितना भी एसिड इसमें प्रेजेंट था वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और उसे न्यूट्रलाइज कौन करेगा, ये ऊपर से आने वाला बेस यानी कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन या फिर आपका टाइट्रेंट। तो अब जो इस
जो आपकी फ्लास्क है इसमें जो सोल्यूशन लेंगे वो जाहिर सी बात है वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी हमने कंसनट्रेशन फाइंड करनी है उसको हम एनालाइट भी कह सकते हैं, उसको हम टाइट्रेंड भी कह सकते हैं। और उसकी हमें वॉल्यूम तो पता है, हमें पता है हमने कितना इसमें डाला है, लेकिन हमें उसकी कंसनट्रेशन नहीं पता कि उसकी मोलैलिटी वो कितनी है, ठीक है। तो वो हमने फाइंड करनी होती है बेसिकली। तो मेन इसका जो है वो प्रिंसिपल क्या है कि हम एक सोल्यूशन लेते हैं जिसकी कंसनट्रेशन नाउन होती है, वो एसिड भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकती है। जैसे हम उसको डालते हैं अननाउन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में तो आपस में उनका रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन। अगर एसिड बेस टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है वो एसिड बेस का टाइट्रेशन का जो प्रिंसिपल है वो यूज़ होगा और आपस में उनका रिएक्शन होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा का सारा एसिड यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कुछ भी पीछे एसिड नहीं बचेगा। वही पॉइंट है, वो पॉइंट हम नोट कर लेते हैं और फिर हम उसी पॉइंट के ज़रिए पता लगाते हैं कि एक्चुअल में इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, ठीक है। तो जितना हमारे पास ये ऊपर वाला सोल्यूशन यूज़ हुआ होगा इसका मतलब है कि उस नीचे वाले सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी उतनी ही है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं M1V1 = M2V2, उसके ज़रिए फिर हम इसकी जो है वो अननाउन सैंपल की कंसंट्रेशन को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की और जो हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइट्रेंट की। अभी मैंने बताया कि ऐसा सॉल्यूशन जिसको कि हम ब्यूरेट में लेते हैं और इसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, इसकी मदद से हमने अननाउन सैंपल की कंसंट्रेशन को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसको हम ब्यूरेट में लेते हैं। उसके अलावा ये एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। अगर हम एसिड को टाइट्रेट करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम टाइट्रेंट की जगह क्या लेंगे, बेस लेंगे। और अगर हम बेस की अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम टाइट्रेंट की जगह एसिड लेंगे, ठीक है। उसके अलावा टाइट्रेंड नेक्स्ट आ जाता है आपके पास। टाइट्रेंड आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसकी अननोन कंसंट्रेशन को हमने फाइंड करना है और इसको हम कहाँ लेते हैं, इसको हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, जब मैंने आपको बताया, देखिए इसी डायग्राम को अगर हम दोबारा मैं आपके सामने शो करवाऊँ तो देखिए अगर सपोज़ करें इसमें 10 एसिड के यूनिट थे और ऊपर से 10 यूनिट आए और उन्होंने आके इस 10 के 10 एसिड के यूनिट को न्यूट्रलाइज कर दिया कम्प्लीटली। अब ये पॉइंट जो है जिस पे एग्जैक्टली जितने एसिड के आपके पास यूनिट थे उतने ही बेस के यूनिट नीचे आए, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये आपका जो है वो इक्विवेलेंस पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट पर आकर कम्प्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो गई है उस एसिड की। तो यहाँ पर वो बता रहा है आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। जैसे कि आपका HCl को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेशन करवाते हैं तो HCl और वाटर बनता है। मतलब इसके नतीजे में आपका जो इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होगा कि पूरी की पूरी जो आपकी ये जो आपकी कॉनिकल फ्लास्क में जितना भी एसिड है वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो चुका है, बेस ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये आपका है इक्विवेलेंस पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट एक आ जाता है पॉइंट जिसको हम कहते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। उसको हम उससे पहले हम जो है वो इंडिकेटर की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर आपके पास वीक एसिड या वीक बेस होता है जो कि हमें कलर शो करवा देता है, और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनके हमें एंड पॉइंट जो है वो कलर शो नहीं होता। तो इससे हमें इंडिकेटर जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा हमें फ़ौरन से इंडिकेशन मिल जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा उस सॉल्यूशन का जिसमें हमने इंडिकेटर डाला हुआ है। तो हमें पता चल जाएगा कि अब हमें जो है अपना प्रोसेस को स्टॉप कर देना चाहिए, हमारा एंड पॉइंट आ गया है। तो यानी कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है। तो इंडिकेटर हमें कलर शो करवा देता है इक्विवेलेंस पॉइंट पर। नेक्स्ट आ जाती है एक छोटी सी टर्म एंड पॉइंट। एंड पॉइंट एक वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमें कलर एक्चुअली में शो होता है। देखें हम पूरा का पूरा इक्विवेलेंस पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जब एसिड और बेस कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होते हैं, और उस सूरत में भी हमें जो है वो कम्प्लीटली उस पॉइंट का पता नहीं चलता। तो एंड पॉइंट थोड़ा सा इक्विवेलेंस पॉइंट से आगे वाला पॉइंट होता है जिस पर कि हमें जो है वो चेंज पता चल जाता है और हम बता सकते हैं कि अब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो पॉइंट एट विच इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर इज कॉल्ड एंड पॉइंट। एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में डिफरेंस होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कर कम्प्लीटली मोल ऑफ बेस इज इक्वल टू मोल ऑफ एसिड हो जाता है। मतलब कि पूरी की पूरी जो कंसनट्रेशन है एसिड और बेस की वो बराबर हो जाती है। लेकिन एंड पॉइंट थोड़ा सा आगे जाकर आता है, मतलब थोड़ी सी इनकी कंसनट्रेशन में कम या ज़्यादा हो जाता है। जब हमें चेंज नज़र आता है, हमारी नेकेड आई से हम चेंज को देख सकते हैं, वो आपका एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स है इसकी कुछ टर्म्स थी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो कर्व यूज़ होता है। हम इस सारे प्रोसेस के ज़रिए एक कर्व ड्रॉ करते हैं और वो कर्व हम देखेंगे कि किसके दरमियान में होता है और उससे हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
ये आपके सामने शो हो रहा है टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व एक्चुअली में ड्रॉ किसके दरमियान में करते हैं, पीएच ऑफ एनालाइट। एनालाइट मतलब कि जो हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया है, जिसकी हमने अननोन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, वो उसकी पीएच और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, कि जो टाइट्रेंट हमने लिया है ब्यूरेट में, जितना भी टाइट्रेंट लिया था उसका जितना भी वॉल्यूम हम एनालाइट में डाल रहे हैं। देखें यहाँ पर कि आपके पास ये कॉनिकल फ्लास्क है और इसमें आप ब्यूरेट के ज़रिए जो है वो डाल रहे हैं अपना सॉल्यूशन। तो यहाँ नीचे वाले एक्सिस पर आप क्या लेंगे, नीचे वाले एक्सिस पर आप वो वॉल्यूम लेंगे जो आप इस कॉनिकल फ्लास्क में टाइट्रेंट का डाल रहे हैं, और जो पीएच है वो किसकी लेंगे, वो इस सॉल्यूशन की लेंगे जो कि आपके इस कॉनिकल फ्लास्क में है। तो इन दोनों के दरमियान में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास टाइट्रेशन कर्व आ जाता है, और इसके ज़रिए हम जो बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि टाइट्रेशन कर्व्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, और उनको डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही हमारा मेन पॉइंट है और उसी से हम जो है अपने रिजल्ट्स फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइट्रेशन कर्व के डिफरेंट टाइप्स की। थैंक यू।